नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको दर्द से निजात देने वाली बात करने जा रहे हैं। दर्द, चाहे वो आपके मस्कुलर पेन हो, चाहे नर्वस से रिलेटेड पेन हो, या फिर आपकी हड्डियों से जुड़ा हुआ पेन हो। पेन वाकई बहुत पेनफुल होता है और जो व्यक्ति इससे गुजर रहा होता है वही इसको समझ सकता है या महसूस कर सकता है, और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको निजात मिले। पेन मैनेजमेंट भारतवर्ष में दुनिया के बाद अगर देखें, विकसित देशों के बाद में अब पेन मैनेजमेंट की जो विधा है पूरे इंडिया में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अब ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया बनता जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जो तरह तरह के दर्द से पीड़ित हैं, ये विधा उनको आराम दिला रही है। तो पेन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हुए हैं शहर के जाने माने पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ठाकुर के पास, जो कि डायरेक्टर भी हैं ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल के और काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि पेन या दर्द के कारण क्या होते हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स या सर्जिकल इंटरवेंशंस आज की डेट में इस पेन मैनेजमेंट के लिए उपलब्ध हो पाए हैं, और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल में और खान पान में बदलाव करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही हम चलते चलते डॉक्टर साहब से, चूँकि अब सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो ये भी जानेंगे कि सर्दियों में जो उठने वाले दर्द होते हैं उनका कारण क्या है और उनसे हम निजात कैसे पा सकते हैं। तो डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरविंद जी। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो पेन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, क्या कुछ इसके अंतर्गत घटित होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर हम पेन के बारे में वैसे समझने की कोशिश करें तो इसका ओरिजिन एक टर्मिनल पॉइंट से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए हम घुटने की बात करें या कमर की बात करें या हाथ में कहीं कोहनी की बात करें, तो उस पर्टिकुलर जॉइंट में या उस पर्टिकुलर टिश्यू में कहीं कुछ डैमेज हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर एक लोकल रिएक्शन हुई है, स्वेलिंग आई है। ये हम सब जानते हैं कि चोट लगेगी तो सूजन होगी, सूजन आएगी तो दर्द होगा, और जैसे जैसे सूजन जाएगी दर्द अपने आप चला जाएगा। ये एक लोकल रिएक्शन है जो उस जॉइंट में हो जाता है। उस रिएक्शन को हमारे दिमाग तक ले जाने के लिए कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को ले जाके ये बताती हैं कि हाँ, वहाँ चोट लगी है, तो हम थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएं, हम थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, लोकल की जो मसल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, वो ये कोशिश करती हैं अब ये जॉइंट कम मूव करे, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। मतलब जो हमारा डिफेंस सिस्टम एक तरह से एक्टिव हो जाता है। ये तब होता है जब कोई चोट लगती है, अभी अभी ताज़ा कोई चोट लगी है। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट तब हम उसको कहते हैं जब ये चोट बार बार शरीर में लग रही है। कुछ चोट ऐसी होती है जो हमको दिख रही हैं लग गई, कुछ चोट होती है जो हमको नहीं पता चलती लेकिन टिश्यू में थोड़ा थोड़ा डैमेज होने के कारण हो रही हैं। वो चोट जब बार बार दिमाग को मैसेज रिले करती हैं तो दिमाग उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लेता है, और उसको हम फिर क्रॉनिक पेन की भाषा में समझते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो 3 महीने को हमने एक डेडलाइन माना है। किसी भी कारण से अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको दर्द रह रहा है किसी भी जोड़ में, मांसपेशी में या नसों में, तो हम उसको क्रॉनिक पेन कहेंगे। क्रॉनिक कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अब ब्रेन की सर्किट्स जो हैं उस दर्द के हिसाब से ट्रेंड हो गई हैं जी। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि उतना ही दर्द हो और ब्रेन उतना प्रोसेस करे। अब हो सकता है दर्द आपको सिर्फ 10% हो रहा है लेकिन ब्रेन प्रोसेस 100% ही कर रहा है। अब दर्द शायद उतना नहीं बचा, चोट उतनी नहीं बची है, घाव भर गया है, लेकिन चूंकि वो एक क्रॉनिक चीज़ हो गई है, दिमाग में एक सर्किट बन चुकी है, तो अब जरा सा भी वहाँ पे कुछ छोटा सा भी कोई चेंज आएगा तो दिमाग को लगेगा अरे वही पेन वापस से तो नहीं आ गया। ब्रेन अपनी एक मेमोरी बना लेता है और उस मेमोरी के तहत फिर होता ये है कि अब ये लंबे समय तक आपको परेशान करता है, तो हम इसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। ये पेन जोड़ों से भी आ सकता है, ये वहाँ की मांसपेशियों से भी आ सकता है, और ये नसों से भी आ सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम देखें तो है माइग्रेन। माइग्रेन का दर्द भी नसों के कारण ही शुरू होता है। फैक्टर्स कई बार हमको मिलते नहीं कि कहाँ से आ रहा है, एमआरआई कराने के बाद भी हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं मिलता, लेकिन चूंकि ब्रेन को बार बार वो हेडेक हो रहा है, बार बार उसको प्रोसेस हो रही है, तो वो छोटे से भी किसी स्टिमुलस से आपको छोटा सा भी कोई तेज़ आवाज़ में स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे कोई आवाज़ कर दे, तेज लाइट जल जाए, तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करके तुरंत से रिएक्ट करने लगता है। इस तरह के पेन को हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। भारत में
लगभग हम मान के चलें अगर 125 से 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें एक जनरल कंसेंसस अगर देखें तो 10 से 15% मरीजों को ज़िंदगी में एक ना एक बार ये लंबा दर्द जरूर होता ही है और उसके कारण वो परेशान हैं, जिसके लिए अब इस विधा का डेवलपमेंट हुआ है। ओके तो सर जैसे कि आपने बताया कि भारत में ये विधा नए तरीके से आई है, पहले भी मैनेजमेंट होता था लेकिन उतना फोकस्ड वे में काम नहीं हो रहा था। अभी आपने जैसे बताया है कि जो दर्द होता है माइग्रेन के ही आपने जिक्र किया, तो इसके अलावा और कौन कौन से, अभी चोट के दर्द को अगर हम छोड़ देते हैं, चोट के दर्द तो एक्सीडेंटल कोई चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेन्स होते हैं जो इंटरनली आपके ओरिजिनेट होते हैं, किसी बीमारी की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, तो पेन मैनेजमेंट में आप किन किन तरह के दर्दों को शामिल करते हैं? इसमें अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझें तो सिर से लेके पैर तक जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर इस तरह के पेन हो सकते हैं। जैसे सिर का मैंने एक एग्जांपल दिया, माइग्रेन, हेडेक। इसके अलावा एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया करके बीमारी होती है जो यहाँ पर दांत के ऊपर वाले चेहरे के दर्द को बहुत स्पेसिफिकली करती है। बहुत सी कई सेलिब्रिटीज़ भी इस बीमारी से ग्रसित हैं और अब उसमें कुछ नई टेक्निक आई हैं जिसके चलते हम उसका इलाज कर सकते हैं। फिर अगर हम गर्दन में आए तो सर्वाइकल एक एरिया होता है। आजकल की जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड है, टेबल डेस्क जॉब ज़्यादा है, झुककर मोबाइल लंबे समय तक देखने की एक आदत है। इसमें गर्दन की नसों की तरफ जो दबाव आता है तो एक तो स्पाज्म जो मसल पे मांसपेशियों में आएगा वो, और दबाव के कारण जो रीढ़ की हड्डी दबती है तो उसके कारण नसों में जो सर्वाइकल नर्व्स में जो दर्द आता है वो है। फिर अगर हम कंधे में आए तो डायबिटीज़ इस देश में बहुत कॉमन है। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें घुटना एक तरह से फ्रोज हो गया है, कहते हैं जाम हो गया है, एक लेवल के ऊपर जा नहीं रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है क्रॉनिक पेन का। फिर कमर की तरफ अगर हम आते हैं तो बैक पेन बहुत कॉमन पेन है। पेट में लंबे समय तक दर्द होना कैंसर के मरीजों में बहुत परेशान करता है। स्टमक का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, लिवर का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, गॉल ब्लैडर, बच्चेदानी का कैंसर, ये कैंसर पेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आता है। फिर अगर हम कूल्हे की तरफ आते हैं तो एक बीमारी जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं हिप जॉइंट की, वो दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है घुटने का दर्द हमारे देश में बहुत कॉमन है। वो जोड़ों के घिस जाने के कारण, एज के कारण जो वियर टियर होता है, जो कहते हैं आम भाषा में जो जोड़ों का ग्रीस है उसका कम हो जाना, उसके कारण जो दर्द होता है वो घुटने के दर्द को कहते हैं। फिर नीचे अगर हम एड़ियों में जाते हैं तो एक बहुत ही स्पेसिफिक दर्द का अगर मैं आपको बताऊँ, प्लांटर फेशियाइटिस का दर्द जैसे हम कहते हैं, बहुत तेज़ दर्द होता है, चलते फिरते नहीं बनता, ये लंबे समय से हो जाते हैं। दवाइयों से इनको मैनेज करने की शुरुआत में कोशिश की जाती है, फिर कोशिश की जाती है कि इनकी सही तरीके से डायग्नोसिस की जाए और फिर अगर ज़रूरत है तो उनके स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स को कैसे बचाया जा सके, वो इस ब्रांच में फोकस किया जाता है। जी, तो इसमें जैसे आपने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ पेन होते हैं, उनकी डायग्नोसिस भी डेफिनेटली अलग अलग तरीके के पेन हैं तो अलग अलग तरीके से आप डायग्नोस करते होंगे। साथ में अब बात आती है कि जो पेन मैनेजमेंट की विधा है इसके अंतर्गत अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें आप किस तरह से, मतलब विदाउट मेडिसिन कोशिश की जाती है या इसमें आप इन्वेजिव कोई मेथड्स आती हैं जिसमें सर्जरीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं? क्योंकि आजकल सर्जरी से लोग डरते हैं और बचना चाहते हैं। इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी भी चाहती है कि जितना हो सके हम सर्जरी को अवॉइड करें। तो थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे कहते हैं सबसे पहले तो आधा मर्ज तो मरीज़ का थोड़ा सा ऐसे कंधे पे हाथ रख के प्यार से बात कर ली जाए तो ठीक हो जाता है। हाँ, ये हमने देखा है, होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे हमको भी एक्सपीरियंस हुआ कि पेशेंट से पहले तो हम बात करें, उसके दर्द को समझने की कोशिश करें। देखिए, दर्द एक ऐसी चीज़ है, वो खुद अकेले तो स्ट्रगल कर ही रहा है, कर रही हैं, साथ में परिवार के लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका वर्क इफेक्ट होता है, आपका प्रोफेशन इफेक्ट होता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट है, तो आपके दर्द के कारण उन लोगों का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक साइको सोशल एक एलिमेंट तो उसका हमेशा होता ही है। तो जब भी इस तरह के लंबे समय से दर्द के मरीज हमारे पास आते हैं तो बहुत डिप्रेस्ड भावना से आते हैं और परिवार वाले भी परेशान होते हैं। तो पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनसे बैठ के उनकी बात को समझें, किस तरह से दर्द उनको इफेक्ट कर रहा है, उनकी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है, उसको समझें। फिर चूंकि पेन मैनेजमेंट एक तरह से सुपर स्पेशलिस्ट टाइप की ही ब्रांच है, तो ये मरीज़ जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं जिनको लोकल में दवाइयाँ मिली जाती हैं।
80% वहाँ ठीक भी हो जाते हैं। फिर उनमें से कुछ जो बच जाते हैं वहाँ नहीं जाते, वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जैसे अगर जोड़ों का दर्द है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, डायबिटीज़ से रिलेटेड दर्द है तो फिजिशियन के पास जाएंगे, स्पाइन का दर्द है तो ऑर्थो या न्यूरो स्पाइन सर्जन्स के पास जाएंगे, पेट के सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर कैंसर का दर्द है तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो उसको मैनेज करते हैं। और 90% हमने देखा है वहाँ पे वो मैनेज हो भी जाता है जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके बाद बचे हुए मरीजों की, जो उनके बाद भी वहाँ पर इस तरह से नहीं आते। ऐसे कुछ पेशेंट्स फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने परेशान होने के बाद हमारे पास आते हैं। तो एक बार उनकी जो हमने काउंसलिंग करके उनसे बात करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हाँ, डेफिनेटली हम भी कोशिश करते हैं कि दवाइयों का ही कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए। आजकल कुछ नई रिसर्च के कारण हमारे पास कुछ नई ऐसी मेडिसिन आई हैं जो लंबे दर्द को ध्यान में रख के ही प्लान की गई है। तो हम शॉर्ट पेन, लॉन्ग पेन, उन दोनों का कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी। सर, जो मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर पे ही आ रहा था, चूंकि आप बता रहे हैं कि पेशेंट की आप काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को आप सुनते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं इलाज के लिए। तो जो पेन होता है, कई बार होता है कि आपने जैसे बताया है कि मान लीजिए 3 महीने पुराना पेन हो गया चोट का, लेकिन ब्रेन ट्रेन हो चुका है उसके लिए, ब्रेन में वो चीज़ फीड हो चुकी है, ब्रेन में जो लॉगिन हो गया है उसका, वो जरा सा भी कुछ होता है तो उसको उतना ही 100% पर आपने बताया कि वो उसको सिग्नलिंग करता है। तो इसमें पेशेंट आप जो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका पेन जो है ओरिजिन, कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर कितना ज़्यादा होता है और ओरिजिनली पेन कितना होता है? ऐसे परसेंटेज वाइज तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन हमने ये पाया है कि स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर हल्का सा थोड़ा ज़्यादा होता है। मेल पेशेंट्स में भी उसका एक कंपोनेंट तो होता है, ऐसा नहीं है, मतलब ये कि सामाजिक एक वो है कि महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेल में भी होता है, उतना ही होता है, थोड़ा कम हो सकता है। कह सकते हैं उनमें थोड़ा पेन सहने की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमारे पास जो मरीज आते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द को भी उतना ही दर्द होता है, बराबर होता है, और कई केसेस में तो ज़्यादा भी हो सकता है। बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन हमने महसूस किया है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर तो डेफिनेटली उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसलिए हमारी जो मेडिसिन का जो एक कॉकटेल होता है उसमें हम दर्द के अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन और कुछ थेरेपी होती हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट को भी लगे। और साथ में फैमिली काउंसलिंग वो बहुत ज़रूरी होती है। हम मरीज़ को ये समझाने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपको 6 महीने से दर्द है तो अब अगले 6 महीने आप हमारे साथ इस पूरे सफ़र में चलें। और हम फैमिली वालों को भी बोलते हैं कि आप भी इनको टाइम, मतलब ओवरनाइट आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो चीज़ आपको 12 महीने 2 साल से परेशान कर रही है वो हमारे पास कोई ऐसी कोई जादू की झड़ी है, हम उसे चला देंगे और वो ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, और फैमिली वाले भी थोड़ा पेशेंसली टाइम लें। मेडिकल ट्रीटमेंट से हम कोशिश करते हैं, फिर साथ में डायग्नोस्टिक्स के भी कुछ नए टेस्ट इसमें आए हैं, स्पेशली सोनोग्राफी और बाकी ऐसी कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम तुरंत जॉइंट के आसपास लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, मसल के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो ऑब्जर्व करके डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं इंटरवेंशंस पर। इंटरवेंशंस में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोकल डैमेज हुआ है उसको अब हम कैसे कंटेन करें, कैसे रोकें, आगे ना बढ़े, और अगर रिपेयरेबल है तो रिपेयर हो जाए। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो स्पाइन पेन, स्पाइन में जब हम डिस्क का पेन कहते हैं, डिस्क जब आगे थोड़ी सी बहुत कॉमन है, हम देखते हैं कि इट्स वेरी कॉमन कंडीशन, बैक पेन होना, फिर आपने MRI कराया तो L3 L4 लेवल पे कहीं पे कोई डिस्क निकली है जो नसों को दबा रही है। अब नस तो दब रही है, उसके कारण वो डैमेज हो रही है। हम एक तरीका तो ये है कि एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से अपने पेन को कंट्रोल करें, वो तो हम करेंगे, लेकिन अब उस नस के जो दबाव के कारण जो डैमेज है उसको हम कैसे मिनिमम कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन एक हमेशा रहता है कि आप उसको ओपन करें, जो डैमेज है उसको खोलें, इन्फ्लेमेशन को कम करें और ठीक करें। कुछ अब जो नई चीज़ें आई हैं जिसमें हम एक्सरे के माध्यम से उस नस के पास बिल्कुल पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं, लोकल एनेस्थेटिक हैं, कुछ स्टेरॉइड प्रिसीजन एकदम प्रिसाइज, बिल्कुल वहाँ पर जाके जो नस दब रही है उसी के पास वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं ताकि वो जो टिश्यू एक जो दबाव आया है वो कंप्रेशन फ्री हो जाए। और फिर ऐसा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में रिपीट करते हैं। ऐसी 2-3 साइकिल जब हम करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं, पाते हैं कि बहुत सारा दर्द अपने आप ठीक हो गया, ऑपरेशन से भी मरीज बच गया और अपनी रेगुलर नॉर्मल लाइफ में आ गया। तो ये इंटरवेंशन की बात हुई। घुटने में जैसे सेकंड जो मोस्ट कॉमन में घुटने में मिलते हैं, घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस वजन के कारण, मोटापे के कारण, एज के कारण वो बढ़ता ही है, नेचुरल प्रोसेस, उसको कोई नहीं रोक सकता।
अब उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पेशेंट जो हैं बिल्कुल टर्मिनल इल हैं, डैमेज हो चुके हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो घुटनों को रिप्लेस कराएं या फिर किसी कारण से सर्जरी नहीं कराना चाहते या फिट नहीं है सर्जरी के कारण, तो हम उनको ऐसे मरीजों को नर्व ब्लॉक्स करते हैं। हम अब देखिए डैमेज का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हो गया, अब उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन जो नसें उसको ट्रांसमिट कर रही हैं, हम उसको ब्लॉक करके उसके दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो 6 महीने साल। अच्छा, फिर क्या होता है, पेशेंट का जब दर्द चला जाता है तो वो मोटिवेट भी होता है। जो पेशेंट सुबह से बिस्तर पकड़ लेगा कि यार अब मैं दर्द में आगे नहीं बढ़ूंगा, वो पेशेंट अब मोटिवेट होता है कि हाँ मैं थोड़ा चलूँ फिरूँ, जॉइंट को मोबिलिटी आए। तो मोबिलिटी आने से थोड़ी बहुत रिकवरी भी होती है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 नी अभी बचाई जा सकती है। ऐसे में कुछ नई थेरेपीज हैं, प्रूवन है क्लिनिकली, हम अभी और एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। आने वाले समय में और रिसर्च होंगी तो और बातें आगे आएंगी, हमको भी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जैसा कहते हैं ग्रोथ फैक्टर थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जिसमें शरीर का खुद का खून निकाल के उसमें से एक ग्रोथ फैक्टर कंपोनेंट को हम फिल्टर करके फिर उसको वहीं घुटने के पास इंसर्ट कर देते हैं, तो घुटने के जॉइंट को हम बचा भी सकते हैं। ये दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम बैक पेन और नी पेन में इंटरवेंशन ऐसे काम करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप पेन की बात करते हैं तो उसमें पेन किलर शब्द अपने आप जुड़ता है, क्योंकि पेन किल करने वाली मेडिसिन आप देते हैं। देन उसके बाद लोगों के दिमाग में आता है कि जब आप पेन किलर दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, चाहे वो हार्ट पर पड़े, चाहे लिवर पर पड़े या किडनी पर पड़े। और जो पेन मैनेजमेंट की इस स्पेशल विधा के बारे में हम बात करते हैं तो ये कितना इन चीज़ों को मैनेज कर पाती है कि मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ मैक्सिमम आपको रिलीफ मिल सके? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है पेन में, परेशान होने का पेशेंट का पेन के कारण तो होता ही, लेकिन लंबे पेन किलर खाने के कारण सबसे ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट होती हैं बॉडी की में किडनीज। और हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो 6-6 महीने लोकल में कुछ भी दवाई लेके इंजेक्शन लगवा के दर्द कंट्रोल कर रहे हैं, फिर जब हमारे पास आते हैं तो हम जब सोनोग्राफी करते हैं तो पाते हैं कि किडनी ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। तो डेफिनेटली उससे नुकसान तो होता है। हम पेन मैनेजमेंट थेरेपी में ये ऑफ़र करते हैं पेशेंट को कि हम आपको तुरंत तो दर्द की दवाइयों से ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी एक समय चाहिए, लेकिन आने वाले महीने 2 महीने में डेफिनेटली हम उनको टेपर करके एक सेफर जोन में लाने की कोशिश करते हैं। और अब थैंक्स टू मेडिकल साइंस, थैंक्स टू रिसर्च, कुछ दवाइयाँ ऐसी आ भी गई हैं जो किडनी प्रोटेक्टिव हैं, जो उस पर डैमेज नहीं करती, हार्ट पे डैमेज नहीं करती, लिवर पे भी मिनिमम साइड इफेक्ट करती हैं। तो हम उन सेट्स ऑफ दवाइयों को यूज़ करके कोशिश करते हैं कि मरीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम किया जाए। मिनिमल नहीं किया जा सकता, आप भी समझते हैं कि लिमिटेशन है एलोपैथी की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसको सेफ किया जा सकता। साथ में हमने एक ये पाया है कि किडनी के डैमेज को बचाने का एक सबसे नेचुरल तरीका तो होता है पानी का इंटेक, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि हिंदुस्तान में महिलाओं में खासकर पानी का इंटेक तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं तो 2-4 गिलास से हमारा काम हो जाता है। तो हम हमेशा पानी पीने के पर स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये पाते हैं क्योंकि किडनी एक रिस्क पर है पेन के पेशेंट को। तो हमारी सलाह में हमेशा ये रहता है कि आप बिल्कुल नाप के पानी पिए, दिन का 3 लीटर 4 लीटर टारगेट करें, किडनी में ऑलरेडी वह काफ़ी हो जाता है। तो साइड इफेक्ट्स को हम बचाने के लिए इस तरह से नेचुरल तरीके से भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे इंटरव्यू का सेकंड पार्ट है, चूँकि विंटर्स इस समय चल रही हैं और विंटर्स में बहुत सारे पेन अग्रेवेट होते हैं, तो ये कौन कौन से पेन होते हैं जो इस समय आपको ज़्यादा तकलीफ देते हैं, मतलब इस समय शूटअप करते हैं, और इनको मैनेज करने के लिए अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें या लाइफस्टाइल में बदलाव की बात करें तो वो क्या होते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, सर्दियों का मौसम 2 तरह के मरीजों के लिए बहुत रिस्की है। एक तो हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होती है हार्ट अटैक और ब्रेन के स्ट्रोक के बढ़ जाने की, और साथ में ये सीज़न होता है बहुत ही दर्दनाक दर्द के मरीजों के लिए। स्पेशली अगर हम इसमें बोलें तो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस के पेशेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई के पेशेंट, इन पेशेंट्स का ठंड का मौसम इनके लिए बहुत रिस्की होता है। एक एंटिसिपेशन, जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था, क्रॉनिक पेन में हमने ये चीज़ पाई रिसर्च में कि मरीज़ का एक एंटिसिपेटरी पेन होता है, उसको ये पता है कि अब मेरे को कल दर्द होगा, सुबह होगा, तो अब वो रात से ही परेशान, आप उसको समझ रहे हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक साइकिल जैसा बन गया, वो विशियस साइकिल बन गई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है कि वो अब उससे फ्री, उसको एक उम्मीद तो मिले कि नहीं कल शायद मुझे अब दर्द कल ना हो, तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। ऐसे ठंड के मौसम में लोग, हमने देखा है अक्सर जो उम्र दराज पेशेंट्स हैं, जो क्योंकि पेन ज़्यादातर आर्थराइटिस का एक एज के बाद ज़्यादा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। डेस्क जॉब, ऑफिस जॉब के कारण हमें यंग जनरेशन के पेशेंट्स भी बहुत मिल रहे हैं, डिस्क की प्रॉब्लम के साथ, नी की प्रॉब्लम के साथ।
डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली 25-30 ईयर्स की एज में अब डायग्नोज बहुत कॉमन होने लगी है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी आप देख रहे होंगे यंग एज में बहुत हमको सुनने में मिल रहा है, बहुत सी हाल ही में celebrities भी हैं। 26 साल के एक इंजीनियर की डेथ जी हुई है। बिल्कुल, मतलब बहुत कॉमन हो गया है। तो एज एक बैरियर था, अब हम ये मान लें कि हम 60-70 साल तक खींच लेंगे, अब ऐसा नहीं है। थैंक सॉरी फॉर द स्ट्रेस जो अब आजकल हो रही है, बट लेकिन ये है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। सर्दियों के मौसम में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जोड़ों का दर्द बुजुर्ग के उम्र दराज लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, और उसका एक नेचुरल कारण है, ठंड के कारण हमारी बॉडी का वही डिफेंस मैकेनिज्म जो मांसपेशियों में, जोड़ों में एक सिकुड़न ला देता है, क्योंकि हमको हीट को बचाना है, बॉडी को गर्म करके रखना है। ऐसे में जो जोड़ जो एक्सपोज्ड हैं, खासकर हाथों के, कलाइयों के, घुटनों के, एड़ियों के, इन जोड़ों पर ज़्यादा रिस्क रहती है, इनमें ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है ये पेन। तो ये सर्दियों में ज़्यादा बढ़ता है, ये हमने पाया है। जी, तो अब इसकी रेमेडीज़ पे चलते हैं हम, कि अब लोगों को आपने बता दिया है कि सब ये पेन्स हैं जो इस समय बढ़ते हैं। अब इनको हम कैसे कम कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि सर्दियों का एक्सपोजर कम करें, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है गर्म कपड़े। और अपने घर पर एक जो भी अगर आपको लगता है टॉलरेट करने का सबका अपना अपना लेवल है, हीटर वगैरह का यूज़ करके अपने आप को गर्म रखें, वो सबसे ज़रूरी है। बाहर ना जाएं, बाहर जाएंगे तो ठंड से एक्सपोज होंगे, लेकिन मोबिलिटी को कम ना कर लें। ऐसा ना हो कि हमने जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, अब एक बहाना डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि बाहर ना जाएं, तो हो गई, अब तो बाहर जाना नहीं है, तो भाई अब मैं घर पे बैठा हूँ, चाय यहीं ले आइए। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास घर में अंदर एक सेफ माहौल है, इतनी मोबिलिटी घर में सभी को मिल जाती है। आप बिस्तर से उठें और अपने बेडरूम के आसपास ही जो भी आपकी डेली रूटीन एक्सरसाइज है वो आप अपना रेगुलर मेंटेन करके रखें। पानी गर्म करके उबाल के वैसे भी पीना चाहिए, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। ठंड के मौसम में थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि पानी को आप ऐसे करें। फ्रूट्स का इंटेक इसमें माना जाता है, कैल्शियम और विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स के इंटेक, जी सिट्रस फ्रूट्स का एक, संतरे का ये मौसम भी है, तो एक बहाना आपको संतरे खाने का वैसे भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब उसको लेके मिथ्स भी हैं कि सब इससे और शूटअप होता है, तो कितना सही है? नहीं, देखिए, विटामिन सी हमारे जॉइंट्स की हीलिंग ही करता है जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ लोग कहते हैं साहब ये जूस पीने से मेरे को दर्द बढ़ गया। हर चीज बॉडी में एक लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, जी। और एक लिमिट के ज्यादा तो हर चीज जहर है, जी हाँ। ये हम सभी जानते हैं। शुगर, क्या हम शुगर खाते नहीं? शुगर हमारी डेली पार्ट है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खाना वो डायबिटीज कर देगी। सेम जूस और सेम फूड प्रोडक्ट्स के लिए हर लिमिट, आपका जो टेस्ट है, जो अब देखिए नेचर ने इस मौसम में अगर कोई फ्रूट दिया है तो नेचर से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, ना आप है ना हम हैं। भगवान का जो नेचर कह लें, नेचर क्यों हम भगवान माने, तो उसने अगर हमको सिट्रस फ्रूट इस मौसम में दिए हैं तो खाने के लिए दिए हैं। तो अगर संतरा अभी आ रहा है, अब देखिए अभी वैसे आने को तो 12 महीने भी आ सकता है, लेकिन अगर अभी कैल्शियम रिच सीताफल आ रहा है तो उसका कारण है कि आप कैल्शियम इंटेक को अपने बढ़ाएं। आप ठंड में बाहर जाएंगे नहीं, धूप आपको मिलेगी नहीं, विटामिन डी का आपको ज़्यादा मिलता नहीं है, तो ऐसे में आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की रिस्क रहती है। कुछ लोग हैं उनको टाइम मिलता है, धूप सेक लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जैसे आपके और हमारे जैसे उनको टाइम नहीं मिलता यंग लोगों को। वो तो सुबह 8-9 बजे निकल गए जॉब में, अंदर ऑफिस में चले गए, नो एक्सपोजर टू धूप, और रात में 8-9 बजे घर पहुंचेंगे, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक बड़ा कॉमन कारण है। तो उसको डैम्प वेदर के बारे में भी कहा जाता है कि जो अगर घर में भी डैम्प है और बाहर भी कहीं ऐसा आपका जहाँ आप काम करते हैं, तो उसका भी कितना असर होता है? देखिए, डैम्पनेस से एक जनरल हमको अनकंफर्ट होता है, जिसके चलते हमारी मोबिलिटी इफेक्ट होती है, और हाँ, उससे हमारा एक नेचर में एक वो है कि हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता है, तो उससे पेन, स्पेसिफिकली पेन उससे बढ़ेगा ऐसा तो कहना मुश्किल है, लेकिन इन जनरल आप थोड़ा सा परेशान तो होते हैं डैम्पनेस से। डस्ट से परेशान हो सकते हैं, धूल से परेशान हो सकते हैं। माइग्रेन के पेशेंट नॉइस से, वॉइस से बहुत परेशान होते हैं, तो कई हम ऐसे मरीजों को अब बोलना तो पड़ता है कि इसको अवॉइड करें, अब लेकिन हर बार इतना संभव नहीं हो पाता है, तो बट हाँ, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से हमने देखा है कि मरीज को अंतर तो आता है, हेल्प तो मिलती है। जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दर्शकों, जैसा कि आपने आज के पूरे एपिसोड में देखा कि जो पेन मैनेजमेंट है वो एक नई विधा के रूप में सामने आया है, और अब आपको दर्द से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट, और न केवल स्पेशलिस्ट इसके लिए मौजूद हैं, बल्कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन्स भी आ गई हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके निकल के आ गए हैं जो कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया भी, कॉमनली जो एक भ्रांति होती है कि सब जो पेन मेडिसिन्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी आ गई हैं जो आपके लिवर, हार्ट और किडनी तीनों को सेफ रखती हैं और आपको दर्द से निजात देती हैं। तो जब कभी आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो डेफिनेटली आपको पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, रदर देन कि आप कहीं और अप्रोच करें, क्योंकि अगर आप वहाँ तक लास्ट में पहुँचते हैं जहाँ आपको पहले पहुँचना चाहिए, तो उसका आपको काफ़ी सारा
आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता है, दवाइयाँ खा करके शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है, और साथ ही आपकी जो पूरी फैमिली होती है वो परेशान हो रही होती है। तो अगर आप अर्ली डिटेक्शन करके और अर्ली और राइट एडवाइस पर पहुंचते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। आज का एपिसोड डॉक्टर साहब हम यहीं समाप्त करेंगे। आपसे जल्द मिलेंगे किसी और टॉपिक पर पेन मैनेजमेंट से ही रिलेटेड, और उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।